स्वागत है। आज हम कथा सरितसागर के पन्नों से एक कहानी का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। जी। कहानी है वासवदत्ता का प्रेम और राजा के वैवाहिक विवाद। ये राजा वत्सराज मतलब उदयन और रानी वासवदत्ता के रिश्ते की कहानी है। इसमें प्रेम है, तनाव है और शाही महल की वो दिलचस्प अंदरूनी राजनीति भी है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण आधारित है सोमदेव भट्ट के मशहूर ग्रंथ कथा सरितसागर के कथामुख पर। ये दूसरा लंबक है। अच्छा जी। ये कहानियों का वो सागर है जो हमें प्राचीन भारत की सोच और समाज की एक झलक देता है। तो आज हमारा इरादा है वत्सराज और वासवदत्ता के रिश्ते की जटिलताओं को समझना, राजा के कुछ कह सकते हैं विवादास्पद कदम, हाँ। रानी की तीव्र प्रतिक्रियाएं और दरबारियों की भूमिका, खासकर वो विदूषक वसंतक। हाँ, राजा का वो बुद्धिमान और मजेदार साथी जो अक्सर सच भी बोल देता है। बिल्कुल। हाँ, ये सिर्फ एक राजा रानी की कहानी से कहीं ज्यादा है। इसमें सत्ता के समीकरण हैं, मानवीय भावनाएं हैं जैसे ईर्ष्या और प्रेम, और उस समय के सामाजिक नियम और विवाद सुलझाने के अनोखे तरीके भी सब शामिल है इसमें। सोचिए, एक गुप्त विवाह होता है, रानी गुस्से में है और फिर एक विदूषक आता है। हाँ। और वो सांपों की कहानी सुनाकर मामले को सुलझाने की कोशिश करता है ना दिलचस्प? बहुत दिलचस्प। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वत्सराज और वासवदत्ता के भव्य विवाह समारोह से। जी। योगेंद्रायण और रुमनवन इन दोनों ने प्रबंधन इतनी खूबी से किया कि हर मेहमान को लगा कि सब कुछ खास उन्हीं के लिए हो रहा है। हाँ, ये सिर्फ अच्छा आयोजन नहीं था, ये एक तरह से सत्ता का प्रदर्शन भी था। इतने बड़े पैमाने पे सबको संतुष्ट करना ये दिखाता है कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र कितना कुशल था। सही बात है। और ये भी कि महत्वपूर्ण सलाहकारों का रुतबा क्या था। इससे न केवल नई रानी की स्थिति मजबूत हुई बल्कि राज्य में स्थिरता का संदेश भी गया। राजा भी बहुत खुश हुए होंगे। बिल्कुल। और उन्होंने योगेंद्रायण, रोमणवान और अपने प्रिय विदूषक वसंतक को कीमती उपहार दिए। क्या क्या दिया? वस्त्र, आभूषण, इत्र, पान, यहाँ तक कि गांव भी इनाम में दे दिए। गांव भी? हाँ, ये महज इनाम नहीं थे, ये एक तरह का निवेश था। वफादारी को पुरस्कृत करना और दरबार में अपने समर्थकों का गुट मजबूत करना। शाही राजनीति में ऐसे प्रतीकात्मक कार्य बहुत मायने रखते हैं। तो शादी के बाद सब ठीक था? मतलब वत्सराज और वासवदत्ता खुश थे? हाँ, उनके जीवन में खुशी का दौर आया। स्रोत में उनके प्रेम की तुलना की गई है रात भर बिछड़े चकवा चकवी पक्षियों से। अच्छा, वो जो सुबह मिलते हैं। हाँ, जो रात भर अलग रहकर सुबह मिलने को तरसते हैं। यानी उनके प्रेम में गहरा सुकून और तृप्ति थी। और कहा गया है कि समय के साथ ये और नया होता गया। इसी दौरान वासवदत्ता के भाई या संबंधी गोपालक वो भी उज्जैनी लौट गए। जी, ये शुरुआती शांति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगे आने वाले तूफानों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। सही। वो चकवा चकवी वाला रूपक उनके प्रेम की गहराई तो दिखाता ही है, शायद ये भी संकेत देता है कि उनका मिलन कितनी मुश्किलों के बाद हुआ था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शांति हमेशा नहीं रहती। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि राजा वत्सराज का स्वभाव थोड़ा चंचल है। हाँ, ये बात आती है। उनका रनिवास की ही एक दासी विरचिता से गुप्त प्रेम संबंध बन गया। ये राजाओं के चरित्र का एक, कह सकते हैं, जाना पहचाना पहलू है। कई कथाओं में मिलता है ये। हाँ। बहुविवाह या अनेक प्रेम संबंधों की प्रवृत्ति। लेकिन इसे सिर्फ राजा की व्यक्तिगत इच्छा के तौर पर देखना शायद अधूरा होगा। अच्छा। मतलब ये उस समय की सत्ता संरचना और राजा के विशेषाधिकारों से भी जुड़ा है। हो सकता है इसे तब नैतिक रूप से उतना गलत ना माना जाता हो जितना आज हम समझते हैं। ये भी एक दृष्टिकोण है। और एक दिन चूक हो गई। हाँ, वही। राजा ने अनजाने में या शायद भ्रम में रानी वासवदत्ता के सामने ही विरचिता का नाम ले लिया। बस फिर क्या था? वासवदत्ता का गुस्सा तो भड़क गया होगा। बिल्कुल। मामला इतना बिगड़ा कि राजा को उन्हें मनाने के लिए उनके पैरों पर गिरना पड़ा। पैरों पर? राजा को? हाँ, वर्णन भी बड़ा नाटकीय है। कहता है कि रानी के आंसुओं से भीगते हुए राजा ने खुद को सौभाग्य साम्राज्य में अभिषिक्त महसूस किया। ये तो कमाल है। पैरों में गिरे हैं और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। यही तो। ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। राजा का पैरों पर गिरना ऊपरी तौर पर तो समर्पण है, लेकिन
क्या ये सिर्फ प्रेम या पश्चाताप है, या दरबार में खेला जाने वाला एक सोचा समझा कदम? क्या मतलब? कि शायद यही रानी को मनाने का सबसे असरदार तरीका था। यहाँ शक्ति का संतुलन बड़ा दिलचस्प है। राजा शक्तिशाली होते हुए भी रानी की नाराजगी के आगे विवश हैं। और उस पल में सौभाग्यशाली महसूस करना, ये उनके रिश्ते की जटिलता दिखाता है। हाँ, शायद रानी का मान मनोबल भी उनके लिए प्रेम जताने का एक तरीका था। खैर, ये मामला तो जैसे तैसे सुलझ गया, लेकिन अगला तूफान ज्यादा दूर नहीं था। जी। वासवदत्ता के संबंधी गोपालक ने उज्जैनी से उपहार में बंधुमती नाम की एक राजकुमारी भेजी। पर उसे छुपाकर भेजा था। अच्छा, कैसे? मंजुलिका के नाम से। उसकी सुंदरता का वर्णन तो कमाल का है, जैसे लावण्य समुद्र से निकली लक्ष्मी। ओहो। उपहार में राजकुमारियों का आना जाना कूटनीति का हिस्सा तो था, पर यह छुपाकर भेजना, ये थोड़ा संदेह पैदा करता है। क्यों? आपको क्या लगता है? क्या गोपालक राजा की चंचल प्रकृति जानते थे और सीधे तौर पर राजकुमारी भेजने से हिचक रहे थे, या उन्हें डर था कि वासवदत्ता इसे स्वीकार नहीं करेंगी? ये रहस्य कहानी में एक और परत जोड़ता है। और हुआ वही जिसका शायद डर था। राजा वत्सराज ने इस खूबसूरत राजकुमारी बंधुमती से गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। हाँ, गांधर्व विधि मतलब आपसी सहमति से, अक्सर बिना किसी सार्वजनिक समारोह के, गुप्त रूप से। यही मुख्य बात है। गांधर्व विवाह खासकर क्षत्रियों के लिए धर्मशास्त्रों में स्वीकृत तो था, लेकिन इसका गुप्त होना ही अक्सर पहली पत्नी के लिए समस्या बनता था। पर क्या ऐसे गुप्त विवाह आमतौर पर पहली रानी की सहमति से होते थे, या हमेशा ही विवाद का कारण बनते थे? ये सवाल है। अच्छा सवाल है। इस कहानी में तो ये निश्चित रूप से विवाद का कारण बना। और सबसे नाटकीय बात तो ये हुई क्या कि रानी वासवदत्ता ने छिपकर ये गुप्त विवाह देख लिया। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। अब सोचिए उनकी हालत। उनका गुस्सा चरम पर था, लेकिन इस बार निशाना राजा नहीं बने। तो कौन? इस पूरे कांड के सूत्रधार विदूषक वसंतक। रानी ने गुस्से में वसंतक को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। वसंतक को? ये दिलचस्प है कि रानी का गुस्सा विदूषक पर क्यों निकला, सीधे राजा पर क्यों नहीं? हाँ, यही मैं सोच रही थी। क्या वसंतक को बलि का बकरा बनाया गया? या रानी ये मानती थी कि राजा तो चंचल हैं ही, लेकिन वसंतक जैसे सलाहकार का फर्ज था उन्हें रोकना, न कि उकसाना? शायद यही सोचा होगा। ये घटना पहली रानी के अधिकारों और भावनाओं पर दूसरी शादी के असर को तो दिखाती ही है, साथ ही दरबार की अंदरूनी राजनीति की भी झलक देती है, जहां राजा का करीबी होना भी खतरनाक साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, वसंतक पर गुस्सा निकालने की असली वजह क्या रही होगी? मुझे लगता है शायद दोनों बातें। वसंतक आसान निशाना भी थे, और रानी को शायद लगा होगा कि राजा को ऐसे कामों में यही शह लेते हैं। हो सकता है कि अब स्थिति गंभीर थी। राजा नई पत्नी के साथ, मुख्य रानी नाराज और विश्वास पात्र विदूषक कैद में। हाँ, मुश्किल हालात। ऐसे में राजा ने मदद मांगी एक ऐसी हस्ती से जिनका सम्मान सब करते थे, सांकृत्यायनी नाम की एक परिव्राजिका। परिव्राजिका मतलब सन्यासिनी? हाँ, वो वासवदत्ता के मायके पक्ष से थी और उनकी बात का वजन था। यहाँ हमें विवाद सुलझाने का एक पारंपरिक तरीका दिखता है। जब सीधी बात ना बने तो किसी सम्मानित तटस्थ मध्यस्थ की मदद लेना। अच्छा। परिव्राजिका का सन्यासिनी होना और वासवदत्ता के परिवार से जुड़ा होना उन्हें इस भूमिका के लिए एकदम सही बनाता था। वो भावनाओं को समझ सकती थी और निष्पक्ष सलाह भी दे सकती थी। तो राजा ने पहले परिव्राजिका को मनाया? हाँ, उन्हें प्रसन्न किया, शायद उपहार या सम्मान देकर अपनी बात मनवाने के लिए माहौल बनाया, और फिर उनकी मदद से महारानी वासवदत्ता को मनाया। और ये तरीका काम कर गया? हाँ, बिल्कुल। परिव्राजिका के कहने पर वासवदत्ता मान गई। उन्होंने बंधुमती को राजा के लिए स्वीकार कर लिया, शायद सहपत्नी के रूप में। अच्छा। और वसंतक को भी रिहा कर दिया। यहाँ एक दिलचस्प टिप्पणी भी है कि सती स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। सती स्त्री। यह समाधान उस समय की सामाजिक हकीकत को सामने लाता है। राजघरानों में एक से अधिक पत्नियां होना आम था, भले ही इससे तनाव पैदा हो। सही। और वो सती स्त्री वाली टिप्पणी उस युग के आदर्शों को दर्शाती है, जहां क्षमा और सहनशीलता को स्त्री का गुण माना जाता था। लेकिन क्या ये वासवदत्ता की वास्तविक सहमति थी, या सामाजिक दबाव और एक सम्मानित व्यक्ति के आग्रह के आगे झुकना? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये भी है। ये स्वीकृति सीधे राजा के कहने पर नहीं आई, बल्कि एक बाहरी मध्यस्थ के जरिए आई। ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां विदूषक वसंतक
अपनी हाजिर जवाबी दिखाते हैं। हाँ, उनका दाव। कैद से छूटकर वो सीधे रानी के पास पहुंचे और हंसते हुए बोले, महारानी जी, अपराध तो बंधुमती ने किया शादी करके, मैंने क्या किया जो मुझे सजा मिली? क्या बात। और फिर कहा, ये तो वही बात हुई कि गुस्सा जहरीले सांपों पर हो और मार आप बेचारे बिना जहर वाले पानी के सांपों डुंडुबों को रही हैं। हाँ, क्या कमाल की उपमा है ना? यही विदूषक की खासियत है। वो गंभीर स्थिति में भी हास्य का इस्तेमाल करके न केवल तनाव कम करता है, बल्कि सच्चाई को ऐसे ढंग से पेश करता है कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। सही। ये उपमा सिर्फ मजेदार नहीं, बल्कि बहुत सटीक है। गलत जगह पर गुस्सा निकालना, ये महज चापलूसी नहीं, बल्कि एक तरह का बौद्धिक तर्क है। वासवदत्ता भी इस अजीब उपमा से चौंकी होंगी। हाँ, और उन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि भाई इसका क्या मतलब है, जरा खोलकर बताओ। ये रानी के चरित्र की परिपक्वता दिखाता है। बिल्कुल, गुस्से के बावजूद उनमें तर्क सुनने और समझने की इच्छा बाकी है, खासकर जब उसे इतने रोचक तरीके से पेश किया जाए। तब वसंतक ने एक कहानी सुनाई। कहा, बहुत पहले रुरु कुमार नाम के एक मुनि पुत्र थे। कहानी के भीतर कहानी है। ये भारतीय कथा कहने की एक बहुत पुरानी और प्रभावी शैली है। हाँ, तो रुरु ने एक बेहद सुंदर कन्या प्रमद्वरा को देखा। वो अप्सरा मेनका और एक गंधर्व की बेटी थी, जिसे स्थूलकेशा नाम के ऋषि ने पाला था। रुरु प्रमद्वरा पर मोहित हो गए और ऋषि स्थूलकेशा से उसका हाथ मांगा। ऋषि मान गए, लेकिन शादी से ठीक पहले क्या हुआ? प्रमद्वरा को सांप ने डस लिया और वो मर गई। ओहो। रुरु शोक में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई कि अगर वो अपनी आधी उम्र प्रमद्वरा को दे दें तो वो फिर से जी उठेगी। और रुरु मान गए? फौरन उन्होंने अपनी आधी आयु दी, प्रमद्वरा जीवित हो उठी और दोनों का विवाह हो गया। यहां तक तो ये प्रेम और त्याग की कहानी है। रुरु का बलिदान उनके गहरे प्रेम को दिखाता है, लेकिन कहानी का असली संदेश अब सामने आएगा। बिल्कुल। हुआ ये कि शादी के बाद रुरु को सांपों से इतनी नफरत हो गई कि वो जहां भी किसी सांप को देखते उसे मार डालते। अच्छा। उन्हें लगता था कि इन्हीं की वजह से उनकी प्रेमिका की जान गई थी। एक दिन वो एक डुंडुब को मार रहे थे। आपने बताया था ये पानी का सांप होता है और जहरीला नहीं होता। हाँ, विषहीन। तभी उस डुंडुब ने इंसान की आवाज में रुरु से कहा, हे मुनि, गुस्सा तुम्हारा विषैले सांपों अही पर है, तो हम बेचारे विषहीन ढूंढुबों को क्यों मार रहे हो? हम अलग है। तुम्हारी पत्नी को जहरीले सांप ने काटा था। यही है कहानी का सार। गुस्से में विवेक खो देना और एक समूह के अपराध के लिए सबसे बदला लेने की कोशिश करना, बिना ये देखे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। सही कहा। डुंडुब यहाँ तर्क और न्याय की आवाज बन जाता है। रुरु हैरान रह गए। पूछा कि तुम कौन हो? डुंडुब ने बताया कि वो एक शापित ऋषि है और उसका शाप तभी मिटना था जब वो रुरु से बात करेगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। अच्छा। इसके बाद रुरु ने निर्दोष डुंडुबों को मारना बंद कर दिया। इस कहानी के जरिए वसंतक ने बिना सीधा आरोप लगाए रानी को उनकी गलती का एहसास करा दिया। ये दिखाता है कि कैसे परोक्ष संवाद, हाँ, खासकर हास्य और दृष्टांत के साथ, कभी-कभी सीधे टकराव से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। कहानी सुनाकर वसंतक ने फिर रानी से कहा, महारानी, यही तो मैंने कहा था कि आप अहियों पर गुस्सा होकर मुझ डुंडुब को बेकार में सजा दे रही थी। यहाँ वसंतक सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर रहे हैं, तो बल्कि एक बड़ा नैतिक सबक भी दे रहे हैं। ये विदूषक के किरदार को और गहरा बनाता है। वो सिर्फ हंसाने वाला नहीं, बल्कि व्यवस्था में संतुलन लाने वाला एक तरह का अनौपचारिक न्यायाधीश भी है। ये बात तो है। वसंतक के जाने के बाद रानी वसावदत्ता, जो अब अपने पति के साथ थीं, उसकी बातों से संतुष्ट नजर आईं। लगता है वसंतक की हाजिर जवाबी और कहानी ने अपना काम कर दिया था। हाँ, इसके बाद का वर्णन दिखाता है कि जिंदगी फिर से अपनी रवानी पर आ गई। राजा उदयन, जिन्हें कामी यानी प्रेम और विलास में रत बताया गया है, हाँ, कामी, वो कभी रूठी हुई वासवदत्ता के पैरों में गिरकर मनुहार करते, तो कभी विदूषक वसंतक के मजाक सुनकर हंसते, रानी वासवदत्ता के साथ समय बिताने लगे। कामी शब्द का प्रयोग राजा के चरित्र के एक मुख्य पहलू को रेखांकित करता है। ये दृश्य एक तरह की सामान्य स्थिति की वापसी दिखाता है। लेकिन क्या ये वास्तविक सुलह है या बस पुरानी स्थिति की बहाली, जिसमें समस्या की जड़ें अभी भी मौजूद हैं? ये सवाल बना रहता है। ये सोचने वाली बात है। आखिर में राजा के जीवन का एक चित्र खींचा गया है।
उनकी जबान हमेशा मदिरा में, कान वीणा की धुन में, और आंखें हमेशा वासव दत्ता के चेहरे पर टिकी रहती थीं। यह अंतिम चित्र काफी सांकेतिक है। यह राजा के भोग विलास वाले जीवन मतलब काम पुरुषार्थ पर जोर देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है क्या कि तमाम उतार चढ़ाव और दूसरी शादी के बावजूद राजा की आंखों का केंद्र वासव दत्ता ही बनी हुई है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये वासव दत्ता के असाधारण महत्व को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या राजा अपने राजधर्म मतलब अर्थ और धर्म पुरुषार्थ के साथ न्याय कर पा रहे थे? सही सवाल। तो हमने देखा राजा वत्सराज और रानी वासव दत्ता की कहानी, जिसमें गहरा प्रेम भी है, जलन भी, बेवफाई भी और फिर सुलह भी। जी। राजा के गुप्त विवाहों से पैदा हुए झगड़े, रानी की तीव्र प्रतिक्रिया और फिर मध्यस्थता और विदूषक की चतुराई से मामले का शांत होना। इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, ये प्राचीन कहानी हमें आज भी प्रासंगिक लगने वाली बातें सिखाती है। मानवीय रिश्ते हमेशा से जटिल रहे। बिल्कुल। प्रेम, ईर्ष्या, विश्वासघात, शादी के अंदर सत्ता का संतुलन, सलाहकारों का असर और विवाद सुलझाने के अलग अलग तरीके, ये सब हमें इस कहानी में दिखता है। और एक खास बात यह है कि इतनी उथल-पुथल के बाद भी वासव दत्ता कहानी के केंद्र में रहती हैं। उनका महत्व कम नहीं होता। ये शायद उनके मजबूत व्यक्तित्व और राजा के जीवन में उनकी जगह को दर्शाता है। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो सीधे तौर पर कहानी में नहीं कहा गया पर उससे उभरता है। क्या? सत्ता और व्यक्तिगत इच्छाओं के टकराव के बीच रिश्तों की जटिलताओं को ये कहानियां कैसे उजागर करती हैं, और क्या वसंतक जैसे विदूषक केवल हंसी मजाक के पात्र हैं, या वे समाज और सत्ता के संतुलन को बनाए रखने में एक ज्यादा गहरी, अनौपचारिक लेकिन जरूरी भूमिका निभाते हैं? ये प्रश्न इन कथाओं को सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं रहने देते, बल्कि उन्हें मानवीय स्वभाव और सामाजिक गतिशीलता पर हमेशा प्रासंगिक रहने वाली टिप्पणी बना देते हैं। आज की ये गहरी चर्चा सोमदेव भट्ट कृत कथा सरित सागर के कथामुख लंबक के अंशों पर आधारित थी। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।